आप सभी को मेरी नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक उदाहरण लेकर आया हूं जिसमें जातक ने ये पूछा है कि उसकी बड़ी बहन के जो हस्बैंड हैं वो 2-3 महीनों से काफ़ी सीरियस हैं, तो उनकी आयु के बारे में, लॉन्गिविटी के बारे में देखना है। अब जैसा कि ये जो उदाहरण है ये एक पुराना उदाहरण है, तो केपी स्टारमन सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हम डाटा फिल करते हैं पुराने उदाहरण के लिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम चार्ट क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि ये प्रश्न 27 अगस्त 2018 को पूछा गया, बड़ी बहन के हस्बैंड की लॉन्गिविटी के ऊपर, जो कि बहुत बीमार थे। ये प्रश्न 27 अगस्त 2018 को पूछा गया और दोपहर के 4:46 पर यह प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न थाने में पूछा गया। तो यहां पर शहर भरने से पहले जो हुरारी नंबर उन्होंने दिया 149 पहले उसको भरेंगे। तो 1 से लेकर 249 के बीच में हम हुरारी रेंज लेते हैं जो यहां पर सिलेक्टेड है, जो कि सेटिंग्स में जाकर होती है। तो हुरारी चार्ट पर क्लिक किया। अब जैसा कि मैंने आज की तारीख में क्लिक किया है तो ये आज की तारीख को दर्शा रहा है। तो क्योंकि मैंने विवरण जो है पुराना भरा है, इसलिए प्रेस स्पेस बार और 0 टू यूज टाइम ऑलरेडी फिल्ड इन द चार्ट। तो मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 0 क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और हुरारी नंबर जैसा कि उन्होंने 149 दिया था तो उसको मैं ओके करूंगा। अब उसके बाद वो प्रश्न जो था थाने में पूछा गया था महाराष्ट्र में, तो थाने यहां महाराष्ट्र आ गया है और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम के कस्बे या शहर अलग राज्यों में होते हैं, तो इसलिए सर्च मोर प्लेसेस पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं हरियाणा, थानेसार, मिलता जुलता नाम। क्विक सर्च पर मैंने क्लिक किया, फाइंड किया, फाइंड नेक्स्ट पे किया तो हिमाचल प्रदेश का थानेला आ गया। फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो महाराष्ट्र का थाने आ गया जो मैंने यहां पर भरा था। इसलिए मिलते जुलते नाम कई बार लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड गलत उठा लेता है, तो इसलिए यहां पर आकर मैं पुष्टि करके ही एक्सेप्ट करता हूं। अब जैसा कि तारीख, समय, शहर और हुरारी नंबर क्रिएट चार्ट कर दिया। अब जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, व्यू हॉरोस्कोप में हमारा चार्ट क्लासिक भाव चलित सिलेक्ट है। तो यहां पर क्या है कि ये सिलेक्ट होने से एक तो यहां पर लगन कुंडली, उसके साथ भावचलित कुंडली और साउथ स्टाइल का जो चार्ट है वो भी आता है। यहां पर सभी ग्रहों के राशि नक्षत्र उपनक्षत्र, सभी भावों के राशि नक्षत्र उपनक्षत्र आते हैं, साथ में ट्रांजिट भी आता है। और जैसा कि जिस समय का प्रश्न है उस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो उस समय का आता है, जो विषुवंतरी दशा का क्रम है वो उस समय का यहां पर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चार्ट हमारा बन गया है। व्यू हॉरोस्कोप में यदि 4 स्टेप सिग्निफिकेटर्स लेते हैं तो इस प्रकार से, और यदि हम 3 स्टेप सिग्निफिकेटर्स लेते हैं तो वो इस प्रकार से आते हैं। शो डिटेल्स में हमें हर ग्रह किस भाव में स्थित है, किन भावों का स्वामी है, उसका नक्षत्र, उसका उपनक्षत्र। और शो कंसोलिडेटेड में क्लिक करेंगे तो केतु और राहु के सभी भाव आ जाते हैं, यानी कि पैक्ट सिस्टम आ जाता है, PACT, जो ट्यूशन में समझाया गया है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं यदि जल्द में 3 स्टेप के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद मैं 4 स्टेप थ्योरी के अंतर्गत भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि यहां पर प्रश्न जो किया जातक ने बड़ी बहन के हस्बैंड के लिए किया,
तो अब यहां पर सबसे पहले हम हाउस रोटेट करेंगे। हाउस रोटेट की जो ऑप्शन है यहां पर दी गई है, तो जैसा कि 11वां भाव बड़ी बहन का होता है और 11वें से सप्तम भाव बड़ी बहन का पति यानी कि पंचम भाव, तो 5वें भाव को रोटेट करके हम लगन में लाएंगे। तो हाउस रोटेशन की जो सुविधा दी गई है उसमें 5th हाउस को सेट 5th हाउस एज असेंडेंट पर क्लिक करेंगे, तो अब ये मीन लगन बन गया यानी कि द्विस्वभाव लगन। द्विस्वभाव लगन वालों का दूसरा भाव मारक भाव होता है, 7वां भाव भी मारक भाव होता है और 7वां भाव बाधक भाव भी होता है। 6, 8, 12 छठा भाव रोग का, 12वां भाव अस्पताल का और 12वां भाव जो होता है लगन का व्यय भाव, यानी कि लगन से जातक है तो व्यय जातक नष्ट, और 8वां भाव यदि 6, 12 के साथ आता है तो घातक हो जाता है। अन्यथा तीसरा भाव, 8वां भाव और पहला भाव ये एक तरह से आयुवर्धक है। वो इसलिए क्योंकि तीसरे भाव का व्यय भाव दूसरा भाव मारक हुआ, 8वें भाव का व्यय भाव 7वां भाव जो है मारक हुआ, और लगन तो है ही जातक का। इस प्रकार से तो सबसे पहले लगन का उपनक्षत्र स्वामी जैसा कि शुक्र है यहां पर, तो एक तो हम लगन के उपनक्षत्र से देखेंगे कि क्या स्थिति दिख रही है, और प्रश्न के समय जो चल रही दशा थी वो क्या स्थिति दिखा रही है, ये हम दो चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है शुक्र है, शुक्र 7वें भाव में स्थित है। भावचरित कुंडली में शुक्र 7वें में स्थित है, 3, 8 का स्वामी है। मंगल के नक्षत्र में मंगल 11वें में स्थित है, 2, 9 का स्वामी है, और उपनक्षत्र राहु जो है 5वें में स्थित है। तो यु शुक्र यहां पर 7वां भाव क्या है, मारक व बाधक। 3 और 8 जो हैं उनका स्वामी है, ये बढ़िया भाव हैं। शुक्र आगे मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 11वें में स्थित है, 2, 9 का स्वामी है, दूसरा भाव है मारक। और शुक्र आगे राहु के उपनक्षत्र में है, राहु जो है 5वें भाव में स्थित है, जो कि है रिकवरी का। लेकिन क्या राहु सिर्फ इन्हीं भावों का कार्येश है, यह भी हम देखेंगे। शो कंसोलिडेटेड पर क्लिक करेंगे तो राहु का पैक्ट सिस्टम आ जाता है। तो राहु यहां पर यदि आप देखें दूसरा भाव मारक भी दे रहा है, 7वां भाव मारक व बाधक दोनों दे रहा है। 12वां भाव जो है एक तरह से अस्पताल का और जातक का व्यय भाव, जातक नष्ट। इस प्रकार से ये तीनों भाव पूरी तरह से नेगेटिव उपनक्षत्र पर भी आ रहे हैं। तो लगन का उपनक्षत्र शुक्र जो है छोटी उम्र को दर्शा रहा है प्रश्न के समय से, क्योंकि ये हमने प्रश्न कुंडली ली है। अब बात आती है दशा की। प्रश्न के समय गुरु 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 की महादशा, गुरु की अंतर्दशा, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो गुरु को यहां पर देखें 1, 8, 10 अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्समेंट 1, 8, 10, शनि का उपनक्षत्र 10, 11, 12। तो गुरु जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं टेनेंटेड है। तो गुरु गुरु शनि, और शनि उपनक्षत्र का आगे नक्षत्र केतु, दूसरा 7वां भाव मारक बाधक दोनों दे रहा है, 12वां नष्ट जातक दे रहा है। तो एक तरह से महादशा स्वामी जो है टेनेंटेड होने के कारण यहां पर नेगेटिव हुआ। महादशा गुरु की, अंतरदशा गुरु की दोनों नेगेटिव हुए। प्रत्यंतर दशा जो है शुक्र की चल रही थी, और शुक्र जैसा कि 7वें में स्थित 3, 8 का स्वामी मंगल के नक्षत्र में 11, 2, 9, तो 7वां मारक बाधक, दूसरा मारक, और शुक्र आगे राहु के उपनक्षत्र में, राहु भी जो है 2, 7, 12, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव। तो गुरु गुरु शुक्र की जो है दशा नेगेटिव थी। प्रश्न 27 अगस्त को पूछा गया
तो सूक्ष्म दशा चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु, इस प्रकार से गुरु गुरु शुक्र की प्रत्यंतरा में। तो यहां पर चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु, तो चंद्र से शुरू करें। चंद्र यहां इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा, मंगल जो है मंगल भी यहां पर इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा, राहु जो है 2 7 12 और यहां पर फिर 12वां भाव नक्षत्र शनि के द्वारा और उपनक्षत्र शुक्र जो कि 7वां भाव मारक बाधक, तो राहु नेगेटिव है। उसके बाद गुरु की प्रत्यंतरा, ये भी यहां पर इतना नेगेटिव नहीं दिख रहा। शनि में भी 12वां भाव जो है ग्रह लेवल पर नेगेटिव है और नक्षत्र लेवल पर 2 7 12 ये भी नेगेटिव है। उपनक्षत्र लेवल पर 1 8 10, तो कुछ हद तक यहाँ इतना नहीं है। और आगे बुध भी ग्रह लेवल पर 7वां, नक्षत्र लेवल पर 7वां, उपनक्षत्र पर 6ठा भाव। तो एक तरह से राहु जो है ये ज्यादा जो है नेगेटिव दिख रहा था। तो गुरु गुरु शुक्र राहु की दशा में जातक की जो है मृत्यु हुई 21 सितंबर 2018 को, जो कि 7/9/18 से 27/9/18 तक गुरु गुरु शुक्र राहु की जो है दशा थी। तो इस दौरान जातक की जो है 21 सितंबर 2018 को मृत्यु हुई। और जैसा कि प्रश्न जो पूछा गया था 27 अगस्त 2018 को, तो इस प्रकार से 3 स्टेप के द्वारा यह प्रश्न देखा गया। अब 4 स्टेप के द्वारा यदि देखें तो जैसे कि लगन का उपनक्षत्र शुक्र, तो शुक्र यहां पर क्योंकि ये सिर्फ मजबूत भाव दिए गए हैं, तो 7वां भाव 3रा भाव, शुक्र का नक्षत्र मंगल यहां पर 2रा भाव नेगेटिव, शुक्र प्लैनेट लेवल पर 7वां भाव मारक बाधक, नक्षत्र लेवल पर 2रा भाव जो है मारक, उपनक्षत्र लेवल पर 12वां भाव जो है नष्ट जातक और उपनक्षत्र का नक्षत्र लेवल पर 7 12 ये भी एक तरह से नेगेटिव भाव। तो लगन का उपनक्षत्र पूरी तरह से यहां नेगेटिव। और जैसा कि हमने देखा प्रश्न समय गुरु गुरु शुक्र की दशा, तो गुरु को देखें, गुरु अपने ही नक्षत्र में 1 8 1 8, शनि उपनक्षत्र और उपनक्षत्र का नक्षत्र केतु। तो यहां पर जो केतु है वो 7वां भाव जो है मारक बाधक दे रहा है। तो जैसा कि दूसरे चौथे लेवल पर यदि राहु केतु आते हैं तो उनका नक्षत्र भी लिया जाता है। तो यहां पर केतु आया है, केतु का नक्षत्र चंद्र जो कि 12वां भाव नष्ट जातक दे रहा है। तो एक तरह से महादशा अंतरदशा चौथे लेवल पर पूरी तरह से नेगेटिव, महादशा अंतरदशा गुरु नेगेटिव, प्रत्यंतर दशा स्वामी जो है शुक्र, शुक्र को यदि देखें तो यहां ग्रह लेवल पर नेगेटिव है, 7वां भाव मारक बाधक, नक्षत्र लेवल पर 2रा भाव, उप नक्षत्र लेवल पर राहु के द्वारा 12वां भाव नष्ट जातक और उप नक्षत्र का नक्षत्र 7 12 मारक बाधक तथा नष्ट जातक पूरी तरह से नेगेटिव। तो गुरु गुरु शुक्र जो है नेगेटिव है। प्रत्यंतर दशाएं तक तो नेगेटिव है। सूक्ष्म दशा में चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु, इस प्रकार से चंद्र से देखें तो चंद्र 8 1 8 1 8 1 मजबूत दे रहा है, इतना नेगेटिव नहीं। मंगल को देखें तो मंगल जो है चौथे लेवल पर 7वां भाव मारक बाधक दे रहा है, कुछ हद तक नेगेटिव। राहु जो है नक्षत्र लेवल पर 7 12 दे रहा है, मारक बाधक नष्ट जातक। उप नक्षत्र लेवल पर मारक बाधक दे रहा है, तो नक्षत्र उप नक्षत्र पर ये नेगेटिव हुआ। आगे कुछ हद तक ठीक। उसके बाद गुरु की सूक्ष्मा जो कि चौथे लेवल पर मारक बाधक दे रही है। उसके बाद शनि की, शनि जैसा कि नक्षत्र लेवल पर दे रहा है, आगे ठीक है। उसके बाद बुध की, तो बुध जो है चौथे लेवल पर 7वां भाव दे रहा है मारक बाधक। तो यहाँ पर एक तरह से राहु जो है तीसरे और चौथे लेवल पर ज़्यादा दिक्कत दिखा रहा है।
तो गुरु गुरु शुक्र राहु की दशा में जो है जातक की मृत्यु हुई 21 सितंबर 2018 को। तो इस प्रकार से ये लॉन्गेविटी के ऊपर जो है प्रश्न, यहां पर ये समझने की बात है कि हमारे पास जब प्रश्न आता है तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव भाव क्या दर्शा रहे हैं, लगन क्या है, चर लगन है, स्थिर लगन है या द्विस्वभाव लगन है। तो लगन के हिसाब से क्या नेगेटिव भाव आ रहे हैं, और यदि वो दशा कुछ दिनों की है तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ दिनों का पीरियड बहुत ही खराब है, तो ईश्वर ये पीरियड किसी तरह से निकाल दे तो आगे जातक जो है बच सकता है। परंतु यदि जातक कोई बहुत ही सीरियस चल रहा हो, ना बचने की उम्मीद हो, मारक और बाधक एक्टिव हो, तब फिर वो काल बनता ही है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।